हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। आज हम लेके आए हैं आपके लिए सत्र 2019 में आयोजित हुई बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा का पेपर। इस पेपर के प्रश्नों के आधार पर आप ये समझ पाओगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें किस प्रकार से आंसर देना है, और इन्हीं प्रश्नों के आधार पर और कौन से नए प्रश्न बन सकते हैं। तो इन सारी जानकारियों को आज हम बिंदुवत रूप से समझने वाले हैं, इसलिए आप अंत तक बने रहें और इस लिंक को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो प्रश्न है उस पर हम विचार कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, पेट के गैस्ट्रिक गड्ढों की कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आंतरिक कारक का स्राव करती है। देखिएगा, सेल ऑफ स्टोमक गैस्ट्रिक पेट सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। तो इसने ये पूछा है कि हमारे स्टोमक में वो कौन सी कोशिका है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण करती है। तो देखिए दोस्तों, आप याद रखें, हमारे यदि मैं स्टोमक की बात करता हूं तो ऐसी परिस्थिति में हमारे स्टोमक में पेराइटल सेल पाई जाती है। इसी पेराइटल सेल को हम ऑक्सेंटिक सेल भी कहते हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या करती है, स्रावण करती है। वहीं दूसरी ओर चीफ सेल पाई जाती है, इसे जाइमोजन सेल भी कहते हैं। ये पेप्सिनोजन का क्या करती है, स्राव करती है। तो ऐसा भी एग्जाम में अगली बार आ सकता है कि पेप्सिनोजन का श्रावण कौन करती है। तो पेप्सिनोजन का श्रावण तो कौन करेगी, चीफ सेल, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण कौन करेगी, तो पेराइटल सेल। याद रखें। तो अब आप सोचोगे सर गोबलेट सेल क्या है। फिर गोबलेट नाम जहाँ पे भी आए, हिंदी में इसका मतलब होता है कलश कोशिका। ये कलश के जैसी दिखाई देती है और ये म्यूकस का श्रावण करती है। और म्यूकस का मतलब क्या होता है दोस्तों, म्यूकस का मतलब होता है श्लेष्मा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो है आपका, क्लोराइड शिफ्ट के दौरान आरबीसी की विद्युत तटस्थता को कौन बनाए रखता है। अब विद्युत तटस्थता को विद्युत अपघट्यता कह दो तो और बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आरबीसी की जो विद्युत अपघट्यता है उसे कौन मेंटेन करता है। तो जब भी बात आरबीसी की आती है तो दोस्तों एक बात याद रखें आप, यहाँ पर हमेशा मदद करेगा Cl माइनस आयन। याद रख लेना, Cl माइनस आयन। ठीक है, अब देखिए आप अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप आंसर अपने माइंड में पहले से सोच सकते हैं कि इओसिनोफिल। अब इओसिनोफिल के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इओसिनोफिल में 2 से 7 लोब होते हैं, कि संक्रमण के खिलाफ सुरक्षा देती है, कि एलर्जिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेती है, कि निराविषीकरण करती है, निविष्कारण करती है। कौन सा सही होना चाहिए आपकी दृष्टि से दोस्तों, ई फॉर इओसिनोफिल और ई फॉर एलर्जिक रिएक्शन। याद रख लेना, इओसिनोफिल एलर्जिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेती है। याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अब इसके बाद में अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, हेनले का लूप किसका अवशोषण करता है, पोटेशियम का, ग्लूकोज का, यूरिया का या सोडियम आयन का। अब यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, हेनले के लूप के अंदर सोडियम आयन का क्या होता है, अवशोषण। हेनले के लूप में किसका अवशोषण होगा, सोडियम आयन का क्या होगा, अवशोषण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अब आप सोचोगे सर फिर ग्लूकोज का अवशोषण कहाँ पे होगा। तो देखो, जो बोमेन संपुट होता है, इस बोमेन संपुट में सबसे पहले फिल्ट्रेशन का काम चलेगा। ठीक है, और आप जानते हो पिछली बार भी एक प्रश्न आया था, वो बोमेन संपुट के बारे में आया था कि बोमेन संपुट की यह जो कला होती है ये किससे मिलकर बनी है। तो आंसर लिखना था स्तरित उपकला। याद रखें आप। और यहाँ पे पोडोसाइट भी होती है, और वहीं पे यह दूर समीपस्थ कुंडलित नलिका, फिर हेनले का लूप, और फिर होती है दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो हेनले के लूप में सोडियम धनायन का क्या होगा, जो है वो अवशोषण होगा। और वहीं पर समीपस्थ कुंडलित नलिका का काम क्या है जानते हो, जो भी पदार्थ सन के आता है ना समीपस्थ कुंडलित नलिका में, उसमें से पोषक पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, इन पोषक पदार्थों का 100% अवशोषण हो जाता है समीपस्थ कुंडलित नलिका में। अगली बार ये प्रश्न भी आ सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है।
आंसर आप पहले से ही अगर आपको मालूम है तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। प्रश्न है द सीलिएटेड कोल्यूमिनार एपिथेलियल सेल इन ह्यूमन आर नॉन टू अकर इन। इसने ये कहा है कि मनुष्य के किस भाग के अंदर सीलिएटेड कोल्यूमिनार एपिथेलियल होती है। सीलिएटेड का मतलब रोम युक्त और कोल्यूमिनार का मतलब होता है स्तंभाकार। तो रोम युक्त स्तंभाकार उपकला कहाँ पाई जाती है? पहला पॉइंट दिया है ब्रोंकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब, यानी श्वसनिकाओं और अंडवाहिनी में। फिर दूसरा जो है वो है यूस्टेचियन केनाल एंड स्टोमक की लाइनिंग के अंदर, फिर फेलोपियन ट्यूब और मूत्र मार्ग में, और फिर बाइल डक्ट का मतलब होता है पित्त नली, और ईसोफेगस का मतलब होता है ग्रसिका। ठीक है ना, इसे ग्रास नली भी कहते हैं दोस्तों। तो ये गलत प्रिंट हुआ है, हिंदी के बहुत सारे शब्द गलत प्रिंट हुए हैं, तो इंग्लिश में जो जानकारी लिखी हुई है उसे ही आप सही मानेंगे अंततः। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा फेलोपियन ट्यूब और ब्रोंकियोल। अब आप कहोगे सर फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्यों होंगे रोम युक्त स्तंभाकार उपकला? अरे भैया, जो भी अंडाणु है उसे आगे ढकेलने का काम, युग्मनज को आगे गर्भाशय तक धकेलने का काम ये रोम युक्त संरचना ही तो करेगी, और शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचाने का काम भी तो ये रोम युक्त संरचना ही करेगी। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो भी काफी महत्वपूर्ण है, और वो है, अब इसमें आंसर दिख गया गलती से, एक आराम करने वाले न्यूरॉन और मांसपेशी फाइबर में प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे ये आपको जब भी प्रश्न पूछा जाए तो आपको कुछ बातें पहले से याद रखनी पड़ेगी। देखो, जब भी हम बात न्यूरॉन की और मसल्स की करते हैं तो यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम आयन की बहुत बड़ी भूमिका होती है, याद रख लेना दोस्तों। तो यहाँ पे सोडियम जो है, सोडियम की तुलना में पोटेशियम जो है बहुत अधिक पारगम्यता दर्शाता है। किसके लिए? न्यूरॉन और हमारी मसल्स के लिए। तो पॉइंट सेकंड यहाँ पे करेक्ट होगा। आप इस बात को जान लें अच्छी तरह से। ठीक है, अब जब आयनों की बात आती है ना दोस्तों, तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आपको पता होगा हमारी जो कोशिकाएं होती है उनकी झिल्ली पर सोडियम और पोटेशियम पंप पाए जाते हैं। ये पंप ठीक वही काम करते हैं जो कि एक नॉर्मल पानी का पंप करता है। पानी को पंप करता है, इसी प्रकार से ये पंप क्या करते हैं, कोशिका झिल्ली के द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थों को अंदर और बाहर जो आवागमन है उसे कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है ना, तो याद रखना पड़ेगा यहाँ पर आपको जो है Na+ की तुलना में K+ के लिए अधिक पारगम्यता दर्शाती है। कौन? न्यूरॉन और मांसपेशी फाइबर जब रिलैक्स रहती है उस दरमियान। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, इसने कहा है इनमें से कौन सा कथन गलत है। हिंदी के मैंने कहा है शब्दावली गलत हो सकती है, उसे ठीक कर लेना। जैसे यहाँ हिंदी की एक शब्दावली रोगाणु लिखा हुआ है, यहाँ रोगाणु नहीं है, यहाँ जनन स्तर लिखना चाहिए। पहले पॉइंट पे देखो, एंडोडर्म, मिजोडर्म, एक्टोडर्म और आर जर्म लेयर। द एंडोडर्म, मिजोडर्म, एक्टोडर्म आर जर्म लेयर, बिल्कुल सही है। अरे भैया, एंडोडर्म का मतलब होता है अंत जनन स्तर, मिजोडर्म का मतलब मध्य जनन स्तर, और एक्टोडर्म का मतलब होता है बाह्य जनन स्तर। अरे भाई, एक जो भ्रूण होता है ना उसके अंदर कितने प्रकार के जनन स्तर होंगे? 3, एंडो, मिजो और एक्टो। तो ये बात तो सही हो गई। फिर अगला है ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट इज ए जर्म लेयर। अरे भैया, ट्रोफोब्लास्ट थोड़ी ना होती है जनन उपकला। ठीक है ना। फिर अगला है द इनर सेल मास इज सोर्सेज ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, बिल्कुल सही है। अरे भैया, आपने पढ़ा होगा जो है, जब हम ब्लास्टुला और मोरूला के बारे में पढ़ते हैं तो भ्रूणीय अवस्थाओं में 3 भ्रूणीय अवस्था आती है, आपको पहले याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले आती है मोरूला, बाद में आती है ब्लास्टुला, और सबसे बाद में आती है गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला अवस्था में 3 जनन स्तर पाए जाते हैं बच्चों। अंदर ही अंदर होता है एंडोडर्म, फिर मिजोडर्म और फिर एक्टोडर्म। ठीक है, और अगर मैं बात करूं सबसे पहले भ्रूणीय अवस्था की, तो वो मोरूला है। मोरूला को तूतक कहते हैं हिंदी में, ब्लास्टुला को कोरक कहते हैं। ठीक है, अब इन तीनों में अगर मैं बात करूं ना, तो जो आपका मोरूला है ये तो ठोस भ्रूण है, लगभग इसमें 8 से 16 कोशिकाएं होती है, संरचना होती है। फिर ब्लास्टुला जो होता है ना, ये खोखला भ्रूण है। खोखला कैसे?
तो ब्लास्टुला के अंदर जो कोशिका होती है दोस्तों, वो अंदर की कोशिका एक कोने पर इकट्ठी हो जाती है, और इस कोने के अंदर जो ये कोशिका इकट्ठी हुई है इसे इनर सेल मास कहते हैं। और वही इस सी पॉइंट में बात कही गई है कि द इनर सेल मास इज सोर्सेज ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। ये भी बात सही है। इसके बाद में द ब्लास्टुला इज द ऑफ्टन हॉलो बॉल ऑफ सेल। अभी तो मैंने कहा होलो का मतलब होता है खाली, तो ब्लास्टुला अक्सर कोशिकाओं की एक खोखली गेंद होती है। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही पॉइंट है। ये गलत है, ये सही है, और ये भी सही है। तो अब आप मुझे बता दो, इसने कहा गलत का पता लगाओ, तो कौन सा गलत है? पॉइंट बी गलत है। तो आप इस बात को समझे कि नहीं समझे? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, भ्रूणी अवस्था कितनी है? 3। पहले मोरूला, फिर ब्लास्टुला, फिर गैस्टुला। मोरूला कैसा भ्रूण है? ठोस। ब्लास्टुला कैसा है? खोखला। और गैस्टुला में 3 जनन स्तर होते हैं। ठीक है। मोरूला के अंदर कोशिका जो है एक कोने में आके इकट्ठी हो गई, इन्हें क्या कहते हैं? इनर सेल मास। और यही हमारी स्टेम कोशिका है। स्टेम सेल का मतलब जो कोशिका आगे चल करके अंगों का क्या करेगी? निर्माण। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। शुक्राणु निर्माण का निम्न में से सही क्रम है। अब देखो वह कौन सा क्रम है जो शुक्राणु निर्माण का सही क्रम है? पहला स्पर्मेटिड। देखो स्पर्मेटिड क्या होता है जानते हो आप प्यारे बच्चों? जब शुक्राणु बनता है ना स्पर्म, तो स्पर्म बनने से पहले एक अल्प क्रियाशील शुक्राणु बनता है, उसे स्पर्मेटिड कहते हैं। स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड से पहले होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उससे पहले होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उससे पहले होता है स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है ना? तो आप एक बात याद रखें, सबसे पहले बनता है स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया किस किस के अंदर है? तो इसका मतलब ये सही हो सकता है, ये सी भी हो सकता है, डी भी सही हो सकता है। अब स्पर्मेटोगोनिया से बढ़ती है स्पर्मेटोसाइट। तो स्पर्मेटोसाइट किस में है? एक इसमें है और एक इसमें है। तो इन दोनों में से अब या तो बी सही होगा या कौन सा? डी सही होगा। अब आगे चलते हैं। इसके बाद में होता है स्पर्मेटिड, लास्ट में होता है शुक्राणुजोआ, जैसे स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। तो देखो इसमें इसने गलत लिखा है, पहले लिख दिया शुक्राणुजोआ। शुक्राणुजोआ पहले नहीं, पहले तो होगा स्पर्मेटिड और बाद में होता है स्पर्मेटोजोआ। तो सही ऑप्शन कौन सा है? डी। शुक्र जनन जब भी चलेगा तो पहले कौन सी कोशिका बनेगी? स्पर्मेटोगोनिया। इसके बाद में स्पर्मेटोसाइट, इसके बाद में स्पर्मेटिड और इसके बाद में स्पर्मेटोजोआ। ठीक है। अब इनके हिंदी नाम थोड़े डिफिकल्ट हैं। ठीक है ना? अब स्पर्मेटोगोनिया को बोलते हैं शुक्राणुजन कोशिका। स्पर्मेटोसाइट 2 तरह की होती है, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। स्पर्मेटिड को हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु पूर्व और शुक्राणुजोआ को अपन शुक्राणु ही बोलते हैं। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये बात आपके समझ में आ रही है क्या? यदि आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरा पूरा प्रयास है भैया, आपको जितनी भी जानकारी पढ़ाऊंगा बिल्कुल सही पढ़ाऊंगा, कोई भी तथ्य गलत नहीं होगा। मानवीय भूल संभव है, आपसे हो सकती है तो मेरे से भी हो सकती है, फिर भी जानकारी जितनी भी होगी वो ऑथेंटिक होगी, क्योंकि पिछले 10 सालों से बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, इसलिए हर एक तथ्य को अच्छी तरह से समझाया जाएगा। ठीक है ना? और हमेशा मैं आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूँ। मेरा प्रयास यही है कि आपका सिलेक्शन हो। आप एक छोटा सा सपोर्ट कर दो दोस्तों। आज जितने भी दोस्त इस वीडियो को देखेंगे वो अपने स्टेटस पर और अपने दोस्तों तक जो नर्सिंग करना चाहते हैं उन बच्चों तक ये लिंक भेजें। अनावश्यक रूप से ऐसे व्यक्ति तक नहीं भेजें जिनका इस वीडियो को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं हो। अपने को उन बच्चों तक भेजना है जो ये वीडियो प्रॉपर देखें। ठीक है? और दोस्तों अगर बीच में कोई छोटा मोटा एडवर्टाइजमेंट आता है तो भी उसे कम से कम देख लें, जिससे मेरा हल्का फुल्का फायदा हो जाएगा और मैं आपके लिए बिल्कुल एक तरह से निस्वार्थ भाव से काम कर रहा हूँ, आपसे इसकी कोई फीस तो नहीं ले रहा। अब देखो दोस्तों अगला प्रश्न है, मासिक धर्म का प्रवाह किसके कारण होता है? मासिक धर्म का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो, यानी महिलाओं में जो ब्लीडिंग होती है ना 5 दिन के लिए, 3 से 5 दिन के लिए, वो जो ब्लीडिंग है उसका कारण कौन सा हार्मोन है? तो देखो दोस्तों यहाँ पर याद रखना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उसका कारण है। क्यों भाई? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है ना वो गर्भाशय का आंतरिक स्तर बना ही रखता है, और जब तक गर्भाशय का आंतरिक स्तर बना रहेगा तब तक तो महिलाओं में ब्लीडिंग होगी नहीं। और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है दोस्तों, इसका लेवल डाउन होता है ना, तो तुरंत ये गर्भाशय का अंतः स्तर टूटता है अशुद्ध रक्त के रूप में, और इस अशुद्ध रक्त का
योनि मार्ग से श्रावण ही क्या कहलाता है? रक्तस्राव कहलाता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, अब आप कहोगे सर फिर ऑक्सीटोसिन का क्या काम हुआ? अरे ऑक्सीटोसिन के बारे में पिछले साल प्रश्न आया था आपके एग्जाम बीएससी नर्सिंग में। ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन का प्रश्न था पिछली बार कि दुग्ध श्रवण को बढ़ावा कौन देता है? ऑक्सीटोसिन। और दुग्ध निर्माण को कौन बढ़ावा देता है? प्रोलैक्टिन। ठीक है ना, याद रख लेना। अब इसके बाद में वेसोप्रेसिन को एडीएच भी बोलते हैं, इसे एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन बोलते हैं, याद रख लेना। ठीक है ना। अब अगला पॉइंट, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा अपरा का काम नहीं है? अब अपरा का काम कौन सा नहीं है? आप आंसर दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों की आपूर्ति करती है क्या अपरा? बिल्कुल, ये तो सही है। एस्ट्रोजन भी बनाती है भैया अपरा, याद रख लेना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको। अपरा से हार्मोन भी स्रावित होते हैं, अपरा अंतःस्रावी होती है। फिर है भ्रूण से CO2 और अपशिष्ट पदार्थ प्राप्त करती है अपरा, सही बात है। फिर विभाजन के दौरान ऑक्सीटोसिन का स्रावण अपरा करती है क्या? नहीं करती। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? तो गलत है ऑप्शन डी। तो एक तरह से इस प्रश्न की दृष्टि से ये सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं भैया। अब अगर आंसर ठीक से नहीं दिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, एक लिंग के समूह से दूसरे में जीन की गति को क्या कहते हैं? अरे भैया, ये है एक गुणसूत्र, दूसरा ये गुणसूत्र। दो समजात गुणसूत्रों के बीच में जब हम जीनों का आदान प्रदान कराते हैं तो इसे क्या कहते हैं? जीनी विनिमय तो कहते हैं ना, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है ना, तो याद रखें आप, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, अनुवादन थोड़ी ना कहेंगे। अनुवादन किसे कहते हैं? फिर ये प्रश्न आ गया अगली बार, मान लो अनुवादन से क्या तात्पर्य है? अनुवादन का मतलब होता है राइबोसोम के ऊपर है mRNA के कोडोन के अनुरूप प्रोटीन का संश्लेषण। तो अनुलेखन क्या होता है? अनुलेखन का मतलब है DNA के द्वारा mRNA का निर्माण। तो डुप्लीकेशन क्या है? ये गलत लिखा हुआ है हिंदी में, तिलिपि नहीं होता, प्रतिलिपि होता है। DNA से DNA का बढ़ना कहलाता है डुप्लीकेशन। तो इन्वर्सन क्या है? इन्वर्सन में DNA के कोई अगर सेगमेंट है, कोई एक भाग टूट करके कोई दूसरी जगह पे जाके जुड़ गया, ठीक है ना, उल्टे क्रम में जो है नाइट्रोजन सार जुड़ गई। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है। अब अगला जो आपका प्रश्न है, ये मेरी दृष्टि से मैं इस प्रश्न के आंसर से सहमत नहीं हूं। प्रश्न है अलील क्या है? अब देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है? डिफरेंट फिनोटाइप, अलग अलग प्रकार के लक्षण प्रारूप है क्या? नहीं। अरे अलील तो जीनों के रूप होते हैं। फिर इसने कहा है सत्य प्रजनन होमोजाइगस, यानी ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगस, ये भी नहीं है। फिर अगर होमोजाइगस का मतलब होता है समयुग्मजी, यानी जीन के दोनों रूप एक जैसे हो ना, इस तरह से, उसे होमोजाइगस कहते हैं। और जीन के दोनों रूप अलग अलग हो तो उसे क्या कहते हैं? हेटेरोजाइगस, विषम युग्मजी। ठीक है ना। तो अगर ये होमोजाइगस स्थिति नहीं है तो हेटेरोजाइगोट भी नहीं है। अब देखो, अब पॉइंट सी पे जाओ, जीन के विभिन्न आणविक रूप। भैया अलील का मतलब यही होता है, एक जीन के दो जो विपर्यासी रूप होते हैं ना, उन्हें अलील कहते हैं। इनका हिंदी में नाम है युग्म विकल्पी। अब पता नहीं यहाँ पे इसका सही आंसर डी किया हुआ है, क्यों किया हुआ है? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आप इसके बारे में और जानकारी पता करके कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। मेरे अनुसार इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अब अगला पॉइंट 13वां प्रश्न है। 13वें प्रश्न की बात करते हैं। HIV जो एड्स का कारण बनती है और सबसे पहले किसको नष्ट करती है? यानी जो HIV है, जो एड्स रोग उत्पन्न करने वाला वायरस है, यह वायरस सबसे पहले किसको नष्ट करता है? एक बात तो क्लियर बता दूं, HIV वायरस WBC को नष्ट करता है, जिससे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है और हमें अलग अलग प्रकार की बीमारियां होने लगती है। ठीक है, अब ये किसको नष्ट करेगा? तो बी लिम्फोसाइट भी WBC है, ल्यूकोसाइट भी WBC को ही कहते हैं, हेल्पर T लिम्फोसाइट ये भी WBC है। अब थ्रोम्बोसाइट क्या है? फिर ये पट्टी काणु है, तो ये तो आंसर कतई नहीं हो सकता। अब ल्यूकोसाइट तो बहुत सारे प्रकार के, तो ये भी नहीं हो सकता। अब या तो ए होगा या क्या होगा? सी। इसका आंसर सही होगा सी। सबसे पहले HIV हमला किसके ऊपर करता है? हेल्पर T लिम्फोसाइट पे करता है।
ठीक है, बाद में इसका प्रभाव लिम्फोसाइट पे पड़ता है। तो इसका आंसर सही तो है सी, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है ए, तो इसलिए ए यहाँ पे दिया हुआ है तो उसे हम सही मान लें, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना।